हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी अपडेट्स पर। हर बार की तरह हम लाए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स की सीरीज। इस बार है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 सी, मतलब कॉमन एरा टू 1200 कॉमन एरा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दिया। आप वहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे ले सकते हैं। सिर्फ 30 रुपये चार्जेस हैं, जो कि काफ़ी कम है। और आपको ये काफ़ी अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराए हैं हमने यहाँ पर। बाकी अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप यूट्यूब वीडियोस को भी पूरा देखकर पढ़ सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स की हमारी ये सीरीज। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में नई प्रवृत्ति के उदय का परीक्षण कीजिए। तो आपको जैसे मालूम है कि इसमें गुप्त काल के पूछे जा रहे हैं कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कौन सी नई प्रवृत्तियां उदय हुई थी, तो हमें उनका ही परीक्षण करना है। यह क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह भी आ सकता है कि गुप्त काल के दौरान समाज, अर्थव्यवस्था और धार्मिक जीवन में विकसित हुई नई प्रवृत्ति का मूल्यांकन कीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं। गुप्त काल चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आपने भी जरूर पढ़ा होगा कि ये जो हमारे प्राचीन भारत का जो ये काल है, इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों, यो वीडियो में आगे जानेंगे। यह काल साहित्य, कला, धर्म, विज्ञान और राजनीति और समाज के क्षेत्र में महान उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जो गुप्तोत्तर काल आया, उसमें सामाजिक और आर्थिक धार्मिक क्षेत्र में नई प्रवृत्ति का उदय हुआ। और यह परिवर्तन उस समय की अस्थिर राजनीतिक स्थिति, विदेशी आक्रमण और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के कारण उत्पन्न हुए। इन प्रवृत्तियों का गहरा प्रभाव भारत के समाज और संस्कृति पर पड़ा। आगे देखते हैं हम। इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सामाजिक क्षेत्र में नई प्रवृत्तियां। इसका पहला सब पॉइंट है वर्ण व्यवस्था में कठोरता। आपने वर्ण व्यवस्था को जानते ही होंगे आप। गुप्तोत्तर काल में वर्ण व्यवस्था और अधिक कठोर हो गई। इसमें सबसे ज्यादा ये जो परिवर्तन आया उसमें क्या हुआ कि कठोरता आई वर्ण व्यवस्था में, और जातियों की संख्या में वृद्धि हुई। आप जानते हैं जातियों के बारे में, और जातियों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई, जो कि किसका परिणाम था, जाति संकर का। मतलब दो जातियों के या फिर अन्य जातियों के बीच में वैवाहिक संबंध से जब नई जातियों का उदय होता है तो उससे नई जातियों में भी वृद्धि होती है। और पेशे के आधार पर अनेक उपजातियां, यानी पेशे यानी काम के आधार पर नई उपजातियों का उदय हुआ, जैसे स्वर्णकार, सोने का काम करने वाले, लोहार, बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई। इस तरह नई जातियों का उदय हुआ जो जन्म से निर्धारित होने लगी, और नारी की स्थिति में गिरावट आने लगी। आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि नारी की स्थिति में गिरावट आई। कैसे? इस काल में महिलाओं की स्थिति पहले से कमजोर हो गई। उन्हें शिक्षा और सार्वजनिक जीवन से लगभग वंचित कर दिया गया, और बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाओं का आरंभ इसी काल में हुआ। यानी कह सकते हैं कि इस काल में कई चीजें हुई, जिसमें सबसे पहले वर्ण व्यवस्था में कठोरता आई, नारी की स्थिति में गिरावट, और बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाओं का आरंभ इसी काल में हुआ। संन्यास और ब्रह्मचर्य पर जोर। धार्मिक जीवन में कठोरता और संयम बढ़ गया। धार्मिक जीवन में कठोरता को बढ़ावा दिया गया। संन्यास आश्रम की ओर झुकाव बढ़ा, और समाज में त्याग और ब्रह्मचर्य को महत्व मिलने लगा। आपने आश्रम सुने होंगे, 4 वर्णाश्रम है, जिनमें से संन्यास लास्ट का होता है। उसी में उसको मतलब अधिक बढ़ावा दिया जाने लगा। और विदेशी प्रभाव में हम देखते हैं हुणों जैसे विदेशी आक्रमणकारियों के आगमन से भारतीय समाज में थोड़ी बहुत सांस्कृतिक विविधता आई, और परंतु उनका कुल मिलाकर प्रभाव सीमित रहा। यानी कह सकते हैं इनका प्रभाव इतना ज्यादा नहीं था जितना अन्य विदेशी आक्रमणकारियों का रहा है। और दूसरा इसका सब पॉइंट आर्थिक क्षेत्र में नई प्रवृत्तियां। जिसमें सबसे पहला सब पॉइंट है कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था। जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो मुख्यतः किस पर आधारित रही है? कृषि पर आधारित रही थी। उस काल में भी, गुप्तोत्तर काल में, कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बन गई।
लेकिन राजनीतिक अस्थिरता यानी राजनीतिक स्थिरता नहीं थी और बाहरी आक्रमण के कारण सिंचाई प्रणाली और उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और दूसरा सब पॉइंट है भूमिदान प्रथा का विस्तार। राजाओं और सामंतों द्वारा ब्राह्मणों और मंदिरों और बौद्ध विहारों को बड़ी मात्रा में भूमि दान दी गई। इससे कर संग्रहण पर प्रभाव पड़ा और राज्य व्यवस्था कमजोर होने लगी। क्योंकि अब जो राजा थे वो क्या करने लगे, भूमि दान ज्यादा देने लगे, जिससे अब कम रहने लगी राज्य व्यवस्था और भूमि कर से वंचित धार्मिक संस्थान धीरे धीरे शक्तिशाली बनते गए। धार्मिक संस्थानों के पास जैसे जैसे भूमि आने लगी तो वो शक्तिशाली बनने लगे, यानी एक तरह से सत्ता का हस्तांतरण देखा गया थोड़ा बहुत। और शिल्प और व्यापार में गिरावट आई, कैसे वो भी देखते हैं। नगरों का महत्व घटने लगा जिससे शिल्प और व्यापार प्रभावित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषकर रोमन साम्राज्य से होने वाला व्यापार लगभग समाप्त हो चुका था। इससे मुद्रा प्रचलन कम हुआ और वस्तु विनिमय प्रणाली फिर से प्रमुख बनने लगी। वस्तु विनिमय प्रणाली आपने पढ़ा होगा और जानते भी कि वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान फिर से प्रमुख बनने लगी। और स्थानीय बाजारों का विकास। हालांकि दूरस्थ व्यापार में गिरावट आई पर स्थानीय स्तर पर ग्रामीण हाट और बाजारों का विकास हुआ जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुके थे। और धार्मिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए हम देखते हैं। हिंदू धर्म का विस्तार हुआ। गुप्तोत्तर काल में हिंदू धर्म का विस्तार हुआ। विष्णु, शिव और शक्ति की पूजा में वृद्धि हुई। अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ और भक्ति भावना का उदय हुआ। भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक रूप वो भी इसी काल में देखा गया। हालांकि संगठित भक्ति आंदोलन बाद में विकसित हुआ, परंतु इस काल में भक्ति की भावना का अंकुरण दिखाई देता है। भक्त और ईश्वर के व्यक्तिगत संबंध पर बल दिया जाने लगा। और यहाँ पर देख सकते हैं हम कि तीसरा जो सब पॉइंट है वो क्या है, बौद्ध धर्म में गिरावट। इस काल में बौद्ध धर्म विशेषकर महायान शाखा में गिरावट आई। भव्य विहार और मूर्ति पूजा के कारण यह धर्म जनता से दूर होता गया। साथ ही ब्राह्मण धर्म की बढ़ती शक्ति ने बौद्ध धर्म को पीछे कर दिया। यानी एक काल आपने सुना होगा कि जब अशोक का साम्राज्य था तो उसमें बौद्ध धर्म को अधिक मान्यता दी गई, उसने उसको मतलब प्रोत्साहन दिया। जबकि ये गुप्त काल के बाद आया जो काल, उसमें ब्राह्मण धर्म को की बढ़ती शक्ति ने बौद्ध धर्म को पीछे कर दिया। और जैन धर्म का क्षेत्रीय विस्तार। जैन धर्म का क्षेत्रीय विस्तार देखें तो हम जैन धर्म का दक्षिण भारत और पश्चिम भारत में विस्तार हुआ। कई जैन ग्रंथों की रचना भी इसी काल में हुई। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि जैन धर्म का विस्तार सबसे ज्यादा कहाँ पर देखा गया तो वो दक्षिण भारत और पश्चिम भारत में विस्तार हुआ। आप जानते होंगे कि गुजरात और राजस्थान के कई हिस्सों में अभी भी जैन मतलब प्रमुखता से वहीं पर ही है। आगे निष्कर्ष पर हम पहुंचे तो हम बता सकते हैं इस काल में क्या क्या चेंजेस हुए। हमने देखे कैसे जाति प्रथा कठोर होती गई और महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। तो सामाजिक आर्थिक और धार्मिक दृष्टि से संक्रमण का काल था ये, जहाँ एक और समाज में जाति व्यवस्था कठोर हुई और नारी की स्थिति गिरती गई, वहीं दूसरी ओर भक्ति भावना, मंदिर निर्माण और स्थानीय बाजारों के रूप में नई प्रवृत्तियां उभर कर सामने आई। यह काल भारतीय इतिहास में मध्यकालीन समाज की नींव रखने वाला समय माना जाता है। यानी जो हमारे मिडिएवल पीरियड स्टार्ट होता है उसी का ये रखने वाला काल है, नींव रखने वाला काल माना जाता है। गुप्तोत्तर काल की इन प्रवृत्तियों ने आगे चलकर भारतीय समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के स्वरूप को गहराई से प्रभावित किया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वर्धन वंश की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। ये दूसरी तरफ से इस तरह से आ सकता है कि हर्षवर्धन की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जैसे कि हमने देखा इसी समय 6ठी शताब्दी के अंत में वर्धन वंश का उदय हुआ, जिसके एक प्रमुख शासक आप जानते हैं हर्षवर्धन थे, जो कि उत्तरी भारत में रहे हैं। एक प्रमुख शासक जिसने उत्तरी भारत को फिर से एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इस वंश के सबसे महान शासक कौन? हर्षवर्धन। 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक उन्होंने न केवल राजनीतिक एकता स्थापित की बल्कि धर्म, संस्कृति, साहित्य और कला के क्षेत्र में भी अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। हर्षवर्धन की उपलब्धियां ही वर्धन वंश की सबसे प्रमुख उपलब्धियां मानी जाती है। इसकी राजनीतिक उपलब्धियों को हम देखते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि राजनीतिक एकीकरण मतलब इसने एक कैसे किया, मतलब अलग अलग बिखरे साम्राज्यों को एकता के सूत्र में बांधने का कैसे प्रयास किया।
हर्षवर्धन ने थानेसर से शासन प्रारंभ किया, जो कि हरियाणा में, आजकल के हरियाणा में पड़ता है, और बहुत ही कम समय में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बड़े हिस्सों को विशाल साम्राज्य में मिला दिया। दक्षिण विजय का प्रयास। अब इसने दक्षिण भारत की तरफ कैसे अपना मोर्चा मोड़ा? हर्ष ने दक्षिण भारत की ओर भी अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया, लेकिन नर्मदा के पास चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गया। यह उसकी एकमात्र बड़ी सैन्य विफलता थी। यह किससे हारा था? पुलकेशिन द्वितीय से हारा था। नर्मदा नदी के पास जिसका साम्राज्य था, चालुक्य राज्य, तो वहां से हारा था। अब विदेशी दूतावास और संबंध। हर्ष के दरबार में चीनी यात्री ह्वेन सांग आया था, जिससे ज्ञात होता है कि हर्ष का राज्य सुव्यवस्थित और शक्तिशाली था। उसने चीन के सम्राट ताई चोंग को दूत भी भेजा था। आगे हम देखते हैं धार्मिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां कैसी रही है। राजनीतिक तो हमने देख ली है, उसने कैसे एकता के सूत्र में बांधा और दक्षिण भारत की तरफ भी उसने अपना मोर्चा भेजा। अब धार्मिक सहिष्णुता की नीति। धार्मिक सहिष्णुता। हर्षवर्धन स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी वो किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को। लेकिन उसने हिंदू धर्म और अन्य मतों के प्रति भी सहिष्णुता दिखाई। यानी ये कुछ राजाओं की तरह नहीं था जिसने सिर्फ एक ही धर्म को बढ़ावा दिया या फिर दूसरे धर्म को मान्यता नहीं दी। जैसे एक राजा था पुष्यमित्र शुंग, उसने बौद्ध धर्म के क्या बोलते हैं उसको, हाँ, पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाया। आगे हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए काशी, प्रयाग और कन्नौज में विशाल धर्म महासभाएं आयोजित की गई। और प्रयाग सभा का आयोजन। प्रत्येक 5 वर्ष में हर्ष प्रयाग में एक महासभा आयोजित करता था, जिसमें वह दान भी करता था और सभी धर्म के अनुयायी एकत्रित होते थे। यह उसकी एक धार्मिक उदारता और जन सेवा की भावना को दर्शाता है। अब जैसे आपने देख लिया होगा इसकी नीतियों से, ये क्या था? एक बौद्ध धर्म का संरक्षक भी था। तो आगे हम पढ़ते हैं। उस हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण और दान दिया। वह बौद्ध भिक्षुओं को मान सम्मान देता था और चीनी यात्री ह्वेन सांग को भी उसने विशेष सम्मान दिया। अब इसका साहित्य और कला में योगदान हम देखते हैं। हर्ष स्वयं एक लेखक था। हर्ष एक विद्वान राजा भी था। उसने संस्कृत में 3 नाटकों की रचना की, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इनमें धर्म, प्रेम और नीति का सुंदर समन्वय है। साहित्यकारों को संरक्षण देना, यह उसकी नीति थी। हर्ष के दरबार में बाणभट्ट जैसे महान साहित्यकार थे, जिन्होंने हर्ष चरित्र और कादंबरी जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे थे। कला एवं स्थापत्य को बढ़ावा देना। उसने अनेक विहारों, स्तूपों और मंदिरों का निर्माण करवाया। इस काल की कला पर बौद्ध और हिंदू दोनों परंपराओं का प्रभाव था। अब हम आगे देखते हैं प्रशासनिक उपलब्धियां कैसी रही उसकी, यानी उसने प्रशासन को संभालने के लिए क्या क्या कार्य किए। संगठित प्रशासन। हर्ष का प्रशासन गुप्त काल की शैली पर आधारित था। राज्य को प्रदेशों, जनपदों और नगरों और ग्रामों में विभाजित किया गया था, यानी एक पदसोपनीयता बनाई रखी गई थी। जैसे आज भी हमारे में हमारा देश राज्य बटा हुआ है। अधिकारी पद वंशानुगत होते थे, परंतु शासक की निगरानी भी बनी रहती थी। न्याय व्यवस्था देखते हैं। हर्ष ने अपराधों के लिए सख्त दंड की व्यवस्था की थी, लेकिन साथ ही वह क्षमा करने में भी विश्वास रखता था। जन कल्याण। उसने सड़कों, धर्मशालाओं और अस्पतालों का निर्माण भी करवाया। जनता के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की गई। ह्वेन सांग के अनुसार उसके काल में दान और सेवा का बहुत महत्व था। तो आपने देख लिया कि जन कल्याण के लिए उसने क्या क्या कार्य करवाए। इधर सड़क, धर्मशाला, अस्पतालों का निर्माण करवाया और भोजन पानी की व्यवस्था भी की गई थी। तो हर्षवर्धन की उपलब्धियों में हम देखते हैं कि उपलब्धियां न केवल वर्धन वंश को गौरव प्रदान करती है, बल्कि मध्यकालीन भारत के लिए एक आदर्श शासन व्यवस्था की नींव भी रखती है। उसने राजनीतिक एकता, धार्मिक सहिष्णुता और साहित्यिक उन्नति और जन कल्याण के क्षेत्र में मिसाल कायम की, जिसे इतिहास में लंबे समय तक याद किया गया है। तो हम देखते हैं, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन, पल्लवों के अधीन कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में हुए विकास का पुनर्निरीक्षण कीजिए। इसको दूसरे तरह से ऐसा आ सकता है, दक्षिण भारत के इतिहास में पल्लवों के योगदान का मूल्यांकन भी कीजिए। चलो शुरू करते हैं हमारा आंसर। पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था।
ये जो वंश था ये कहाँ का था? दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश है जिसने लगभग 3री शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पर शासन किया। इसकी राजधानी कांचीपुरम थी, जो उस समय का एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र बन गया। पल्लव शासकों ने राजनीति, धर्म और शिक्षा, साहित्य और विशेष रूप से कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में महान उपलब्धियां प्राप्त की। उनके शासनकाल के दौरान में सांस्कृतिक जागरण का युग कहा जाता है। पल्लवों का स्थापत्य एवं कला में योगदान, इनकी जैसे वास्तुकला देखी जा सकती है तो उसको क्या कहते थे? शैलकृत या रॉक कट वास्तुकला। पल्लव के अधीन प्रारंभ में शैलकृत मंदिरों का निर्माण हुआ। चट्टानों को काटकर मंदिर बनाए गए। हमें दक्षिण भारत में ऐसे कई उदाहरण मिल सकते हैं जहाँ पर एक ही बड़ी चट्टान को काटकर मंदिर का निर्माण किया गया था, जो किसी अजूबे से कम नहीं होता। महाबलीपुरम या फिर मामल्लपुरम में स्थित पंचरथ, द्रौपदी, अर्जुन, भीम, धर्मराज और नकुल सहदेव रथ थे। शैलकृत वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण है। ये मंदिर भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं को समर्पित थे और इनमें सुंदर मूर्तिकला तथा कथानक चित्रण मिलता है। मंडपों का निर्माण, मंदिरों पे मंडपों का निर्माण किस प्रकार था? महाबलीपुरम के मंडप जैसे कि महिषासुर मर्दिनी मंडप, वाराह मंडप और कृष्णा मंडप पल्लवकालीन स्थापत्य की उत्कृष्ट कृतियां हैं। ये गुफा मंदिर हैं जिनमें सुंदर मूर्तिकला और देवी देवताओं के जीवन दृश्यों का चित्रण मिलता है। आगे रथ मंदिर शैली से ईंट पत्थर के मंदिरों की ओर संक्रमण, यानी रथ मंदिर शैली से हमें ईंट पत्थरों के मंदिर की ओर हमें बदलाव दिखता है। राजसिंह प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय स्थायी पत्थर के मंदिरों का निर्माण हुआ। कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर और पल्लवकालीन पत्थर से निर्मित पहला मंदिर माना जा सकता है। शोर मंदिर महाबलीपुरम का, यह मंदिर भी बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। मूर्तिकला का उत्कर्ष हमें इस काल में देखा जा सकता है। पल्लव काल की मूर्तिकला जीवंत, भावपूर्ण और भव्य है। उदाहरण गंगा अवतरण, महाबलीपुरम की गंगा अवतरण। यह एक विशाल शिलालेख है जिसमें गंगा के पृथ्वी पर उतरने का दृश्य अंकित है। इसमें मनुष्यों, जानवरों, देवताओं आदि की सुंदर भाव प्रधान आकृतियां उकेरी गई हैं। साहित्य और शिक्षा में योगदान, संस्कृत और तमिल साहित्य। पल्लव शासकों ने संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं को संरक्षण दिया। कांचीपुरम उस समय का एक प्रमुख शिक्षण केंद्र था। धार्मिक ग्रंथों और दार्शनिक विचारों का प्रसार कैसे देखते हैं, आइए। पल्लवों ने वैदिक धर्म, शैव और वैष्णव संप्रदायों को संरक्षण दिया। साथ ही बौद्ध और जैन विद्वानों को भी उचित सम्मान उसने दिया। विदेशी संबंध और संस्कृति का प्रसार, पल्लवों के शासन काल में दक्षिण पूर्वी एशिया, विशेष रूप से कंबोडिया, वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ व्यापार और सांस्कृतिक संबंध बढ़ गए। जिस प्रकार आज के काल में हमारे संबंध है दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ, वैसे ही इस काल में भी कई अच्छे संबंध थे। इससे भारतीय स्थापत्य और धर्म का प्रभाव उन क्षेत्रों में पहुंचा। अब धार्मिक सहिष्णुता और योगदान में हम देखते हैं कि उनका क्या योगदान रहा है। धार्मिक सहिष्णुता, पल्लव शासक शैव थे परंतु उन्होंने वैष्णवों, जैन और बौद्धों को भी संरक्षण प्रदान किया। यानी एक वो शैव, यानी शैव आप जानते हैं, शैव मतलब जो शिव का उपासक और शिव को पूजने वाला हो, वो शैव होते हुए उन्होंने वैष्णव, जैन और बौद्धों को संरक्षण प्रदान किया। इससे उनके राज्य में धार्मिक सौहार्दता बनी रही। और मंदिरों का निर्माण, पल्लवों के शासनकाल में मंदिर केवल पूजा का स्थान ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधि के केंद्र भी थे। प्रशासनिक और सामाजिक योगदान, कुशल प्रशासन रहा। पल्लवों का प्रशासन संगठित था। गांवों को शासन की अनुमति थी, अर्थात वे स्वयं का शासन अपने स्तर पर चला सकते थे। भूमि कर व्यवस्था, व्यापारिक संगठन, जो कि व्यापारिक संगठन की श्रेणियों में विभाजित होते थे, और शिल्पकार संघों को संरक्षण मिला। नगरों का विकास, कांचीपुरम जैसे नगर धार्मिक, शैक्षणिक और व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध हुए। तो अंत में हम देखते हैं कि पल्लव वंश का काल दक्षिण भारत के इतिहास में कला, स्थापत्य और
धर्म के क्षेत्र में एक स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। उनके द्वारा विकसित मंदिर स्थापत्य शैली ने चोल, पांड्य और विजयनगर से राजवंशों को भी प्रभावित किया। तो इस तरह हमारे वाला क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला है, उत्तर भारत में गुप्तोत्तर काल के दौरान सामाजिक आर्थिक विकास की विवेचना कीजिए। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, उत्तर भारत में राजनीतिक वर्चस्व के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का परीक्षण कीजिए। प्रस्तावना ऐसे चालू होती है हमारी। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारत में एक नई ऐतिहासिक अवधि की शुरुआत हुई, जिसे गुप्तोत्तर काल मतलब जो गुप्त साम्राज्य के बाद में जो काल आता है उसे गुप्तोत्तर काल कहा जाता है। यह काल राजनीतिक अस्थिरता, क्षेत्रीय राजवंशों के उत्थान और सामाजिक आर्थिक ढांचे में परिवर्तन का समय था। यह ऐसे काल था जिसमें राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर थी, क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हो रहा था, यानी छोटे छोटे राजे रजवाड़ों का उदय हो रहा था, और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का समय था। इस काल में जहां एक और त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता रही, वहीं दूसरी ओर समाज और अर्थव्यवस्था में कुछ नई प्रवृत्तियां भी उभरी, जिन्हें मध्यकालीन भारत की संरचना का आधार रखा। त्रिपक्षीय संघर्ष का परीक्षण। गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत की सत्ता पर अधिकार के लिए 3 प्रमुख शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जा सकता है। यानी ये 3 संघर्ष किन 3 शक्तियों के बीच में हुए? राष्ट्रकूट, पाल और हमारा तीसरा है प्रतिहार वंश के बीच में। इनके बीच में हमारा ये त्रिपक्षीय संघर्ष देखा गया। दक्षिण भारत की यह शक्ति उत्तरी भारत में भी हस्तक्षेप करना चाहती थी। उन्होंने कई बार कन्नौज को जीतने का प्रयास किया। प्रमुख राजा कौन? ध्रुव और गोविंद तृतीय। पाल वंश के अगर हम देखें तो ये बंगाल और बिहार में प्रमुखता से थे। बंगाल के गौड़ में से उदित पाल वंश ने पूर्व भारत पर अधिकार जमाया। धर्मपाल 8वीं शताब्दी और देवपाल जैसे शासकों ने कन्नौज पर अधिकार के लिए युद्ध किए। पाल शासक बौद्ध धर्म के समर्थक थे। प्रतिहार वंश जो कि राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यहाँ से शासित थे। आगे हम देखते हैं, प्रतिहारों ने अपने सामर्थ्य से पश्चिमी भारत में प्रभाव जमाया। नागभट्ट द्वितीय और मिहिर भोज जैसे शासकों ने कन्नौज पर अधिकार बनाए रखा। कन्नौज को हम क्या कह सकते हैं? संघर्ष का केंद्र मान सकते हैं कन्नौज को। कन्नौज की भौगोलिक स्थिति और प्रतिष्ठा के कारण यह उत्तर भारत की सत्ता का प्रतीक बन गया। 3 शक्तियां बारी बारी से कन्नौज पर अधिकार जताती रही, अधिकार करती रही। परिणाम क्या हुआ? यह संघर्ष लगभग 2 शताब्दियों तक चला। इससे कोई स्थायी साम्राज्य स्थापित भी नहीं हो पाया और एक राजनीतिक लकूना या फिर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी रही और स्थायी साम्राज्य स्थापित नहीं पाया। लेकिन इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान और क्षेत्रीय जागरूकता में वृद्धि हुई। गुप्तोत्तर काल में सामाजिक आर्थिक विकास की विवेचना हम कैसे कर सकते हैं? सामाजिक संरचना में परिवर्तन। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई, जैसे हमने अभी गुप्तोत्तर काल में जाना, और जाति और उपजातियों की संख्या बढ़ गई थी। पेशे जन्म से निर्धारित हो गए और सामाजिक गतिशीलता कम हो गई। नारी की स्थिति में गिरावट आई। पर्दा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं बढ़ी। धार्मिक जीवन का प्रभाव। भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। भक्ति आंदोलन की शुरुआत मान सकते हैं। इस काल में हम मंदिर केवल पूजा ही नहीं बल्कि सामाजिक केंद्र बन गई। यह भी हमने भी पढ़ा थोड़ी देर पहले। और ब्राह्मण और धार्मिक संस्थानों को भूमिदान देने की परंपरा बढ़ी। भूमि आधारित अर्थव्यवस्था का कैसे उद्भव हुआ? कृषि मुख्य पेशा बना रहा, परंतु भूमिदान प्रथा के कारण राजस्व प्रणाली कमजोर हो गई। भूमि कर से वंचित धार्मिक संस्थाएं शक्तिशाली होती गई। और व्यापार एवं नगर व्यवस्था। शहरी जीवन का ह्रास हुआ और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम हुआ। स्थानीय हाट बाजार विकसित हुए। जो नॉर्मल बाजार होते हैं, हाट बाजार, वैसे ये विकसित हुए। शिल्प और व्यापारिक वर्गों की स्थिति कमजोर पड़ी, लेकिन स्थानीय उत्पादन बढ़ता रहा। तो हम देख सकते हैं गुप्तोत्तर काल में क्या क्या चेंजेस रहे। गुप्तोत्तर काल में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक आर्थिक पुनर्गठन का समय था। यह एक और त्रिपक्षीय संघर्ष ने राजनीतिक एकता को बाधित किया,
लेकिन क्षेत्रीय शक्तियों के विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया। दूसरी ओर सामाजिक ढांचे में कठोरता, और आर्थिक संरचना में बदलाव दिखाई दिए। आगे चलकर मध्यकालीन भारतीय समाज की जो नींव बने। इस प्रकार गुप्तोत्तर काल भारतीय इतिहास में संक्रमण काल होते हुए भी सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। हमारा जो 5वां क्वेश्चन हुआ है, चोल प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमुख अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। चोल वंश 9वीं से 13वीं शताब्दी दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली और संगठित साम्राज्य था, जिसने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और श्रीलंका के कुछ हिस्सों तक शासन किया। चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था को उत्तर भारत के प्राचीन और सबसे विकसित चोल की प्रशासनिक व्यवस्था को भारत के प्राचीनतम और सबसे विकसित प्रशासनिक मॉडल में से एक माना जाता है। विशेषकर ग्राम स्तर पर स्वशासन की परंपरा जो चोलों ने स्थापित की, वह अपनी तरह की अनूठी और लोकतांत्रिक प्रवृत्ति को दर्शाती है। अर्थात इनकी जो यह व्यवस्था थी, इनके मूल में क्या था, लोकतंत्र की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन चोल साम्राज्य का मुखिया राजा होता था, जिसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। राजा का निर्णय अंतिम होता था, लेकिन वह मंत्री और परिषदों की सलाह भी लिया करता था। राजमहल, न्याय और सेना और मंदिर प्रबंधन के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त होते थे। प्रादेशिक शासन। साम्राज्य को अनेक प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था, जैसे मंडल, नाडु और कूतम या कुर्रम। जैसे हमारे यहाँ उत्तर भारत में प्रांत बोलते हैं, और जनपद, तहसील और ग्राम, इन पर बांटा गया था। हर स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी होते थे जो कर वसूली, जिनका काम क्या, मतलब मुख्य कार्य कर वसूली, कानून व्यवस्था और निर्माण कार्यों की देखरेख करते थे। ग्राम स्तरीय प्रशासन की विशेषताएं देख सकते हैं हम। चोल प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो ये रहा था, चोलों का ग्राम प्रशासन प्रणाली उनके शासन की सबसे बड़ी विशेषता थी। यह उनके शासन की सबसे बड़ी विशेषता थी। यह एक प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। यहाँ जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। स्वशासन की व्यवस्था। गांवों को उर, सभा और नगरम नामक संस्थाओं द्वारा चलाया जाता था। उर जो होते थे, सामान्य गांवों की सभा होती थी, जिनमें सभी जातियों के लोग होते थे। सभा ब्राह्मणों द्वारा बसाए गए गांव अग्रहार की संस्था थी। ये ब्राह्मणों द्वारा बसाए गए गांव की संस्था होती थी वो सभा। और जो नगरम होते थे, वो व्यापारिक नगरों की संस्था, जिसमें व्यापारी वर्ग शामिल होते थे। पंचायत व्यवस्था और समितियां। गांव में विभिन्न कार्यों के लिए समितियां बनाई गई थी, जैसे एरी वारियम सिंचाई कार्य के लिए, धर्म वारियम धार्मिक कार्य के लिए, उनीशा वारियम न्याय व्यवस्था के लिए और तोलकप्पा वारियम शिक्षा एवं पुस्तकालय के लिए। इन समितियों के सदस्य चयन यानी इलेक्शन, एक तरह से निर्वाचन के माध्यम से ही चुने जाते थे। कुड़बोलाई पद्धति के अनुसार पात्र व्यक्ति के नाम ताड़पत्रों पर लिखे जाते थे और बर्तन से लकीर द्वारा चयन होता था। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को अगर हम देखें तो ग्राम समितियां सार्वजनिक लेखा और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती थी। दुरुपयोग या लापरवाही करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जा सकता था। कर व्यवस्था। गांवों से कर वसूली और उसका उपयोग स्थानीय जरूरतों जैसे जल संचयन, सड़क निर्माण, मंदिरों के रखरखाव आदि में होता था। किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से अलग अलग कर वसूले जाते थे। चोल प्रशासन की अन्य विशेषता है। मजबूत नौसेना थी और सैन्य प्रशासन। चोलों की समुद्र शक्ति अत्यंत प्रभावशाली थी। उन्होंने श्रीलंका, मलय और इंडोनेशिया तक विजय अभियान चलाए। सेना के लिए अलग विभाग और अधिकारी हुआ करते थे। मंदिर केंद्रित प्रशासन। मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। मंदिरों के पास कृषि भूमि होती थी और वे शिक्षा, भोजन वितरण और दान के कार्यों में लगे रहते थे। निष्कर्ष। चोल प्रशासनिक व्यवस्था ने न केवल एक संगठित साम्राज्य की नींव रखी बल्कि ग्राम स्तर पर स्वशासन और लोकतांत्रिक परंपराओं को भी प्रोत्साहित किया। उनकी पंचायत प्रणाली और
समितियां आज की लोकतांत्रिक संस्थाओं की आदिकालीन झलक देती है। इस व्यवस्था की पारदर्शिता, सहभागिता और उत्तरदायित्व आज भी प्रेरणा का स्रोत है। हमारा जो 6th क्वेश्चन है, उपलब्ध स्रोतों के आधार पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। इस क्वेश्चन को इस तरह भी देख सकते हैं, इलाहाबाद अभिलेख के आधार पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे महान शासकों में से एक माने जाते हैं, में से एक थे। उन्होंने भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कई सैन्य विजय प्राप्त की और एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का सबसे महत्वपूर्ण और प्रामाणिक स्रोत है इलाहाबाद अभिलेख, जिसे उनके दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन ने संस्कृत में लिखा था। यह अभिलेख उनकी राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक धार्मिक उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन करता है। राजनीतिक और सैन्य उपलब्धियां। अब हम समुद्रगुप्त की राजनीतिक और सैन्य उपलब्धियों को देखते हैं। उत्तर भारत की विजय, कि कैसे समुद्रगुप्त को नेपोलियन क्यों कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त अर्थात उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित किया। इन राज्यों को उन्होंने सीधे गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। इन विजयों से उन्होंने भारत में स्थायी सत्ता की स्थापित की। दक्षिण भारत की विजय, दक्षिणापथ अभियान भी कहा जाता है जिसे। इलाहाबाद अभिलेख में 12 दक्षिण भारतीय शासकों का उल्लेख है जिन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित किया, परंतु उन्होंने उन्हें पुनः उनके राज्य सौंप दिए। यह नीति विजय लेकिन विनम्रता की थी, जिसे उन्होंने दक्षिण भारत में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। इस नीति से उन्हें दक्षिण भारत के शासकों की मित्रता और सम्मान प्राप्त हुआ। उन्होंने उत्तर पश्चिम और दक्षिण मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले अनेक जनजाति राजाओं को पराजित किया और कर देने पर विवश किया। अर्थात उसने अपना राजस्व व्यवस्था बढ़ाने के लिए भी आदिवासी क्षेत्रों तक भी अपने विस्तार की नीति अपनाई। पड़ोसी और विदेशी राज्यों से संबंध। नेपाल, असम, बंगाल, कारदम, संबांध और सिंहल, श्रीलंका जैसे देशों ने समुद्रगुप्त को आश्रित या सहयोगी शासक के रूप में मान्यता दी। श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी, जिससे समुद्रगुप्त की धार्मिक सहिष्णुता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा सिद्ध होती है। अब हम देखते हैं सांस्कृतिक और धार्मिक उपलब्धियां। विद्या और काव्य प्रेमी शासक। इसको विद्या और काव्य प्रेमी शासक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्वयं वीणा वादक थे और समुद्रगुप्त स्वयं एक कवि और विद्वान भी थे। उन्होंने संस्कृत भाषा और साहित्य को प्रोत्साहन दिया। उन्हें कविराज की उपाधि दी गई थी। संगीत में उनकी रुचि थी, जैसे मैंने बताया वो वीणा बजाते थे। अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है कि वे वीणा वादन में कुशल थे। उनके द्वारा जारी गए सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। यानी जो हमें आधुनिक काल में जो सिक्के मिलते हैं उस पर वीणा बजाते हुए जो शासक का जो प्रतिरूप मिलता है वो कौन है? समुद्रगुप्त ही है। धर्म और पूजा। समुद्रगुप्त ने हिंदू धर्म, विशेष रूप से वैदिक परंपरा का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने बुद्ध और जैन धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाई। उन्होंने कई मंदिरों और यज्ञों का आयोजन भी करवाया। इलाहाबाद अभिलेख की विशेषता। यह प्रशस्ति एक प्रशंसा लेख होते हुए भी ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रशंसा लेख का आशय ये होता है कि इसमें जो लिखवाने वाला होता है उसमें अपनी विजय गाथा या फिर अपनी प्रशंसाएं लिखता है। जैसे हरिसेन ने समुद्रगुप्त के लिए लिखी तो उसमें प्रशंसाएं भी थी और उसमें मतलब विजय गाथाएं भी है। समुद्रगुप्त की विजय यात्राएं और उसकी विजय गाथाएं। इसमें समुद्रगुप्त की नीतियां, अभियानों और गुणों और व्यक्तिगत विशेषताओं का विस्तार से वर्णन भी है। यह हमें तत्कालीन भारतीय राजनीतिक संरचना, विदेश नीति और सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक गतिविधियों की झलक देता है। इस तरह हम देखते हैं इलाहाबाद अभिलेख और अन्य उपलब्ध स्रोतों से पता चलता है कि समुद्रगुप्त एक विजयी योद्धा, योग्य प्रशासक और उदार शासक एवं सांस्कृतिक प्रेमी भी थे। उनके द्वारा स्थापित साम्राज्य ने गुप्त वंश को भारत पर एक स्वर्णिम युग प्रदान किया। उन्होंने राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक समृद्धि और धार्मिक सहिष्णुता की मिसाल कायम की। इस तरह हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। आगे अगला है पूर्व मध्य काल में राजपूतों के उदय की व्याख्या कीजिए। यानी मध्यकाल का जो स्टार्टिंग फेज था उसमें राजपूतों का उदय किस प्रकार हुआ।
हम देखते हैं यहाँ पर शुरुआत में पूर्व मध्यकाल, जिसका काल माना जाता है 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। भारत के इतिहास में एक ऐसा समय था जब गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन के बाद कई नई क्षेत्रीय शक्तियां उभरी। इन्हीं शक्तियों में एक प्रमुख था राजपूत, और जिनका इस काल में उत्तरी और पश्चिमी भारत की राजनीति में प्रभाव तेजी से बढ़ा। राजपूतों की उत्पत्ति और उदय को लेकर कई ऐतिहासिक और पौराणिक सामाजिक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। साथ ही उन्होंने इस काल में युद्ध और सांस्कृतिक प्रशासन और धर्म के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभाई। राजपूतों की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत, सबसे पहला है जो अग्निकुल सिद्धांत या पौराणिक दृष्टिकोण कहा जाता है, जिसे यह सिद्धांत मुख्यतः पृथ्वीराज रासो में दिया गया है, जिसको चंद्रवरदाई ने लिखा है। इसके अनुसार 4 प्रमुख राजपूत वंश है, परमार, प्रतिहार, चौहान और सोलंकी। अजमेर के निकट अर्बुदा पर्वत पर अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। जो अग्निकुल सिद्धांत का मानना है, ये कहता है कि ये अर्बुदा पर्वत पर अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। यह एक प्रतीकात्मक कथा है, जैसा कि हमें ज्ञात होता है। प्रतीकात्मक कथा है जो इन वंशों की वीरता और ब्राह्मणों की रक्षा के कर्तव्य को दर्शाती है। विदेशी मूल सिद्धांत, कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि ये विदेशी मूल से है। जैसा कि हम देखते हैं, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति हुण, शक और कुषाण अन्य मध्यम एशियाई जातियों से हुई थी। भारत में बसने के बाद इन जातियों ने हिंदू धर्म और संस्कृति को अपनाया और धीरे धीरे क्षेत्रीय वर्ग में समाहित या शामिल हो गए। ब्राह्मण और क्षत्रियों का सामाजिक रूपांतरण सिद्धांत, यानी वो रूपांतरण हो गया ब्राह्मण और क्षत्रियों का। कुछ विद्वानों का मत है कि कई ब्राह्मण और अन्य उच्च वर्णों ने राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय धर्म अपना लिया और कालांतर में राजपूत कहलाए। यह सिद्धांत वर्ण व्यवस्था के लचीलेपन और सामाजिक परिवर्तन को दर्शाता है। इस तरह यह जो सिद्धांत है, क्या बताता है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों का सामाजिक रूपांतरण सिद्धांत है। स्थानीय जमींदारों से उत्पत्ति, इस सिद्धांत के अनुसार कुछ राजपूत वंश स्थानीय भूमिपति, सामंत या ग्राम प्रधान रहे होंगे, जो समय के साथ शक्तिशाली होकर राजाओं की उपाधि ग्रहण करने लगे। भूमि के स्वामित्व और सैनिक शक्ति के कारण वे राजपूत पहचान में शामिल हो गए। पूर्व मध्यकाल में राजपूतों का उदय। अब हम देखेंगे कि राजपूतों का उदय किस प्रकार हुआ। गुप्तोत्तर काल की अस्थिरता, यानी राजपूतों को एक स्थान मिल गया कि वहां पर किसी प्रकार की कोई सैन्य और केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी। गुप्तोत्तर काल जैसे कि उनकी चरम सीमा थी, उसके बाद ये चला जाता गुप्तोत्तर काल। गुप्त वंश और हर्षवर्धन के पतन के बाद राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हुई, जिसका लाभ उठाकर कई स्थानीय शक्तियां उभरी। राजपूत इन्हीं शक्तियों में प्रमुख रूप से उभरे थे। सामंती व्यवस्था का विकास, इस काल में सामंतों को राजाओं से भूमिदान जागीर प्राप्त होती थी। धीरे धीरे ये सामंत स्वतंत्र शासक बन गए और राजपूत पहचान के रूप में उभरे। रक्षा और युद्ध कौशल, राजपूतों को युद्ध कला में निपुण धर्म रक्षक क्षत्रिय के रूप में देखा जाता था। उन्होंने विदेशों से भारत की रक्षा करने का प्रयास किया, जिससे उनकी लोकप्रियता भी काफी बढ़ी। क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना, पूर्व मध्यकाल में कई शक्तिशाली राजपूत राज्यों की स्थापना हुई, जैसे प्रतिहार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश और परमार वंश और सोलंकी वंश, जो क्रमशः कन्नौज, अजमेर, दिल्ली, बुंदेलखंड, मालवा और गुजरात में शासन करते रहे। संस्कृति और धर्म का संरक्षण, अब हम देखेंगे कि राजपूतों ने कैसे संस्कृति और धर्म का संरक्षण किया। मंदिर निर्माण, कला, साहित्य और धार्मिक परंपराओं को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया। उन्होंने हिंदू धर्म की पुनः स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई थी। इस तरह हम देखते हैं राजपूतों का उदय केवल एक जाति पहचान नहीं थी, बल्कि ये राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का परिणाम थी। उनकी उत्पत्ति के कई सिद्धांत है, पौराणिक, जैसे हमने देखा, विदेशी, सामाजिक और स्थानीय। परंतु इन सभी का सार यही है कि राजपूतों ने मध्यकालीन भारत की राजनीति में एक स्थायी और प्रभावशाली स्थान प्राप्त किया। उन्होंने न केवल उत्तर भारत और पश्चिम भारत में मजबूत राज्य की स्थापना की, बल्कि भारतीय संस्कृति, वीरता और धर्म रक्षा की परंपरा को भी आगे बढ़ाया।
आगे हम देखते हैं गुप्त काल के सांस्कृतिक विकास पर निबंध लिखना। आगे चलिए हम देखते हैं। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण कहा जाता है, जैसे मैंने बताया पहले भी। यह काल न केवल राजनीतिक एकता का प्रतीक था, बल्कि साहित्य, कला, धर्म, विज्ञान और समाज अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी गहरा विकास हुआ। गुप्त शासकों ने सांस्कृतिक गतिविधियों को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया, जिससे सब भारतीय सभ्यता ने अपने उत्कर्ष को प्राप्त किया। गुप्तकालीन सांस्कृतिक विकास, साहित्य और भाषा। हम देखेंगे साहित्य और भाषा में इनका क्या योगदान रहा है। इस काल में संस्कृत भाषा का विशेष विकास हुआ, इसे शाही संरक्षण मिला। कालिदास जैसे महान कवि और नाटककार ने अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंशम जैसे काव्य रचे। और दूसरे प्रसिद्ध लेखक जैसे विशाख दत्त, जिन्होंने मुद्रा राक्षस, जो कि एक जासूसी काव्य माना जाता है, और भास, शूद्रक और मृच्छकटिकम, गद्य और पद्य दोनों में उत्कृष्ट रचनाएं देखने को मिलती है हमें। विज्ञान और गणित, आर्यभट्ट जो कि एक प्रमुख खगोलविद भी थे और गणितज्ञ भी रहे हैं, आप सभी जानते हैं इन्हें। ये भी इन्हीं के साम्राज्य में दरबार में थे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की और शून्य की खोज, ग्रहों की गति और पृथ्वी की गोलता का वर्णन किया। और वराहमिर, जो ये भी एक खगोलविद थे, वराहमिर ने खगोल और ज्योतिष में योगदान दिया। चिकित्सा, गणित और रसायन जैसे विषय में भी गहरी प्रगति हुई। कला एवं साहित्य, गुप्तकालीन मूर्ति कला में शांति, सौंदर्य और जीवंतता देखने को मिलती है। सांची, अजंता, एलोरा और देवगढ़ जैसे स्थानों पर बौद्ध और हिंदू कलाकृतियां हमें देखने को मिली हैं। गुप्त मंदिर वास्तुकला की शुरुआत दशावतार मंदिर देवगढ़ में देखने को मिली है। चित्रकला का उत्कर्ष अजंता की गुफा में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आगे हम देखते हैं गुप्तकालीन समाज में कैसा रहा। वर्ण व्यवस्था और सामाजिक संगठन। समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण और क्षत्रियों को विशेष सामाजिक सम्मान प्राप्त था। शूद्र की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, उन्हें व्यापार आदि करने की अनुमति थी। नारी की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर ही थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा प्रारंभ हो चुकी थी। शिक्षा और विद्या। शिक्षा का केंद्र गृह, गुरुकुल, मंदिर और विश्वविद्यालय थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी काल में मानी जाती है। धर्म, दर्शन, वेद, व्याकरण, खगोल, गणित आदि विषय पढ़ाए जाते थे। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं अब। कृषि। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। सिंचाई के लिए कूप, नहरें और तालाब बनाए गए। राज्य ने किसानों से कर वसूला, जो उत्पादन का एक हिस्सा हुआ करता था। व्यापार और वाणिज्य। आंतरिक और बाह्य व्यापार फल फूला। भारत से रोम, चीन, सुमात्रा, जावा आदि स्थानों को वस्त्र, मसाले, रत्न भेजे जाते थे। सुनहरी, चांदी और तांबे की मुद्राएं व्यापार में प्रयोग होती थी। दस्तकारी और शिल्प। वस्त्र, आभूषण, धातु शिल्प, मिट्टी की मूर्तियां आदि का निर्माण बड़े पैमाने पर होता था। राजाओं ने शिल्पकारों को भी संरक्षण बराबर दिया। गुप्तकालीन साम्राज्य में धर्म। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। गुप्त शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे, विशेष रूप से विष्णु और शिव की पूजा को बढ़ावा दिया करता थे। वैदिक यज्ञों और भक्ति परंपरा का विकास भी हुआ। बौद्ध और जैन धर्मों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, आइए देखते हैं। यद्यपि गुप्त शासक हिंदू थे, परंतु उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों को भी संरक्षण दिया। बौद्ध विहार, स्तूप और मठ बनाए गए। अजंता की गुफाएं बौद्ध कला की उत्कृष्ट मिसाल है। धार्मिक सहिष्णुता। इस काल में सभी धर्मों में सहिष्णुता और सहयोग की भावना थी। गुप्त शासकों ने किसी एक धर्म को जबरदस्ती नहीं थोपा। अंत में हम देखते हैं गुप्त काल भारत के इतिहास में सांस्कृतिक समृद्धि और विकास का स्वर्ण युग माना जाता है। साहित्य, कला, विज्ञान और धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। धार्मिक सहिष्णुता, वैज्ञानिक सोच और कलात्मक प्रतिभा ने भारत को एक सांस्कृतिक महाशक्ति बनाया। इस युग की उपलब्धियां आज भी भारत संस्कृति की नींव है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष के विभिन्न पहलुओं की विवेचना कीजिए। हम देखते हैं, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी भारत में एक बार फिर राजनीतिक विघटन और अस्थिरता का युग आरंभ हुआ। इस काल को गुप्तोत्तर काल कहा जाता है, जो लगभग 600 से 1200 ईस्वी तक फैला रहा। इस काल में दो बड़े घटनाक्रम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उत्तर भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष, जो कन्नौज की सत्ता को लेकर 3 प्रमुख राज्यों के बीच में रहा, और कृषि व्यवस्था में परिवर्तन, जैसे कि हम देखेंगे, जिसने समाज के ढांचे और जीवन शैली को गहराई से प्रभावित किया। त्रिपक्षीय संघर्ष के विभिन्न पहलू, संघर्ष के प्रमुख पक्ष क्या रहे, देखते हैं हम। त्रिपक्षीय संघर्ष मुख्यतः कन्नौज की सत्ता पर अधिकार को लेकर हुआ। इनमें 3 प्रमुख शक्तियां शामिल थी, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। संघर्ष का कारण भी हम देख लेते क्या रहा था। कन्नौज, जो हर्षवर्धन के समय से ही एक राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था, गुप्त काल में सत्ता का प्रतीक बन गया। जो भी वंश इससे जीतता, उत्तर भारत का प्रभुत्व प्राप्त होता। इस कारण इन 3 वंशों के बीच लगातार संघर्ष होता रहा। संघर्ष की प्रकृति और प्रभाव, ये संघर्ष कई दशकों तक चला, जिससे क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता रही। विजयी पक्ष लंबे समय तक नहीं बनाए रख सका, जिससे स्थायित्व का अभाव रहा। हालांकि इस संघर्ष ने राज्यों को संगठित किया और राजनीतिक चेतना को जन्म दिया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हम देखते हैं। गुप्तोत्तर काल में कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, भूमिदान का प्रसार। इस काल में राजाओं द्वारा ब्राह्मणों, मंदिरों और मठों को भूमिदान की परंपरा बढ़ी। दान प्राप्त भूमि कर मुक्त हुआ करती थी, जिस पर स्थानीय शासक का कोई अधिकार नहीं होता था। इससे सामंती व्यवस्था का हमें विकास देखने को मिलता है। कृषक वर्ग की स्थिति, आइए हम देखते हैं कृषक वर्ग की स्थिति कैसी थी। किसान भूमि के स्वामी नहीं थे, बल्कि भूमि के अधीनस्थ कार्यकर्ता बन गए थे। उन्हें उत्पादन का एक हिस्सा कर के रूप में भी देना पड़ता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। कई किसान बंधुआ मजदूर जैसे जीवन जीने लगे थे। सिंचाई और कृषि तकनीक, इस काल में नहरों, तालाब, कूपों और जलाशयों का निर्माण बढ़ा। कुछ कृषि में कुछ नई फसलों का आगमन हुआ, जैसे गन्ना, कपास, गेहूं और धान इत्यादि। कृषि पर आधारित कर व्यवस्था, कृषकों से विभिन्न प्रकार के कर वसूले जाते थे, जैसे भूमि कर, फसल पर कर और उपज का एक निश्चित हिस्सा। यह कर कभी कभी माल गुजारों या जमींदारों द्वारा वसूला जाता था। कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों का समाज पर प्रभाव, सामाजिक असमानता में वृद्धि, भूमिदान और सामंतवाद के कारण समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच खाई बढ़ी। ब्राह्मण और सामंत वर्ग शक्तिशाली बन गया, जबकि कृषि और श्रमिक शोषित होते रहे। जैसा कि आप जानते हैं, ब्राह्मण और सामंत जो वर्ग था शक्तिशाली किस लिए बना, कृषक और श्रमिकों के बलबूते पर ही बना। यानी वो उनसे काम करवाया करते थे और उनका शोषण किया करते थे। जाति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, भूमि और कर नियंत्रण के कारण उच्च वर्णों का प्रभुत्व और मजबूत हो गया। शूद्र और निम्न वर्ग सामाजिक रूप से दबे और आर्थिक रूप से निर्भर बन गए। धार्मिक संस्थानों का प्रभाव, मंदिर और मठ आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, उनका धार्मिक और सामाजिक प्रभाव बढ़ गया। चिकित्सा और दान कार्य में भी संस्थाएं सक्रिय थी। निष्कर्ष हम देखते हैं, गुप्तोत्तर काल भारत के इतिहास में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सामाजिक परिवर्तन का समय था। और त्रिपक्षीय संघर्ष से यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय शक्तियां भारत के विभिन्न भागों पर वर्चस्व करना चाहती थी, परंतु लंबे समय तक स्थायित्व नहीं ला सकी। वहीं दूसरी ओर कृषि अर्थव्यवस्था में बदलावों ने सामंती ढांचे को जन्म दिया और समाज में असमानता और शोषण को बढ़ावा दिया। इस प्रकार यह काल भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का दौर था, जिसने आगे चलकर मध्यकालीन भारत की संरचना और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। अब हम देखते हैं कि ये संक्षिप्त टिप्पणियां हैं। जैसे इसमें पहली है अजंता पर, गुप्त काल के कला एवं साहित्य, चालुक्य एवं मध्यकाल में सामंतों की भूमिका एवं नालंदा। तो पहले हम देखते हैं अजंता पर संक्षिप्त टिप्पणी। अजंता महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित प्राचीन बौद्ध गुफाओं का एक समूह है। ये गुफाएं
दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी तक बनी थी। ये कुल 30 गुफाएं हैं, इनमें विहार चैत्य शामिल है। गुफाओं की सबसे बड़ी विशेषता इनमें बनी भित्ति चित्रकारी और मूर्तिकला है। चित्र में बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जातक कथाएं, मतलब पूर्व जन्म की कथाएं बोली जाती है जिन्हें, उन्हें जातक कथाएं कहा जाता है, तथा तत्कालीन जीवन शैली का सुंदर चित्रण किया गया है। अजंता की चित्रकला को गुप्तकालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया है। अब दूसरा हमारा गुप्तकालीन कला एवं साहित्य। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। आपको ये बात बिल्कुल एकदम रट लेनी है कि किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, और इसी पर ही क्वेश्चन आया था। हमने जैसे पहला क्वेश्चन ही पढ़ाया था तो उसमें यही था कि स्वर्ण युग ही क्यों कहा गया है, जो कि विशेषकर कला और साहित्य के क्षेत्र में के कारण और अर्थव्यवस्था के एकदम उन्नति के कारण कहा गया था इसको। मूर्तिकला में सौंदर्य, शांति और संतुलन दिखाई देता है। प्रमुख उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर, सीतामढ़ी, अहिछत्र और अजंता चित्रकला। गुप्त काल में नागर शैली के मंदिरों का विकास हुआ। साहित्य में संस्कृत भाषा को राजाश्रय मिला। प्रसिद्ध साहित्यकार जैसे पहले बताया उन्हें कालिदास रहे हैं, भास, शूद्रक और विशाखदत्त आदि रहे हैं। धार्मिक ग्रंथ, काव्य, नाटक और नीति शास्त्र रचे गए। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, चरक आदि ने वैज्ञानिक ग्रंथ भी लिखे। हमारा तीसरा संक्षिप्त नोट्स है चालुक्य वंश। दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था जिसका शासन 6ठी शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक विशेष रूप से कर्नाटक और महाराष्ट्र में रहा। प्रमुख चालुक्य राजा कौन कौन से रहे हैं? चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया। चालुक्यों की राजधानी बादामी, जिसका दूसरा नाम वातापी भी है। चालुक्य के काल में मंदिर वास्तुकला का सुंदर विकास हुआ, जिसे वातापी शैली भी कहते हैं। उदाहरण बादामी, ऐहोल और पट्टदकल के मंदिर। इस वंश ने संस्कृति, भाषा, धर्म और को संरक्षण दिया। चालुक्य वंश के पतन के बाद राष्ट्रकूटों का उदय हुआ। हमारा जो चौथा शॉर्ट नोट्स है वो है मध्यकाल में सामंतों की भूमिका किस प्रकार रही। सामंत कौन होते थे? वे सामंतशाही जागीरदार होते थे जो राजा से भूमि लेकर उनके अधीन काम किया करते थे। उनकी मुख्य भूमिका थी राजा के अधीन होकर वे सेना, प्रशासन और कर संग्रहण का कार्य करते थे। धीरे धीरे ये सामंत स्वतंत्र हो गए, अर्थात राजा के अधीनस्थ नहीं रहे और खुद को छोटे शासक जैसा व्यवहार करने लगे, अपनी सेनाएं रखने लगे। उन्होंने मंदिर का निर्माण किया, भूमिदान, शिक्षा एवं साहित्य को संरक्षण दिया। कई बार सामंतों ने राजाओं की सत्ता को चुनौती भी दे डाली और विद्रोह कर दिए। इस कारण मध्यकाल में राजनीतिक अस्थिरता और विकेंद्रीकरण हुआ। नालंदा, हमारा अगला शॉर्ट नोट्स है नालंदा पर। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था जो वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में की थी। यह एक बौद्ध विश्वविद्यालय था, लेकिन यह हिंदू और अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। प्रमुख विषय थे धर्म, दर्शन, व्याकरण, खगोल और गणित और आयुर्वेद आदि। यहाँ 10,000 से अधिक विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक रहते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग ने भी यहाँ पर अध्ययन किया और इसे महान बताया। नालंदा को तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप वहां पर हमें कांटेक्ट कर हम इस नोट्स का PDF आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया जो कि सिर्फ 30 रुपये PDF पड़ेगा। बाकी आपको कोई सलाह कुछ भी प्रकार का देना हो तो वो कमेंट में जरूर कीजिए।